हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकिशोर कुमार माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। हम लोग देख रहे हैं प्राचीन इतिहास का सेक्शन। तो प्राचीन इतिहास सेक्शन में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों को पहले से पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसकी एक अलग पहचान थी। इसकी विशेषताएं अन्य अलग सभ्यताओं से भिन्न थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का समय है 2500 बीसी से 1750 बीसी। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जब खुदाई हुआ तो सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है कांस्य युगीन सभ्यता। तो इस सभ्यता की खुदाई के दौरान कांस्य की बहुत सारी मूर्तियां मिली, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब चर्चा करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। तो हड़प्पा का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? तो हड़प्पा का सर्वप्रथम उल्लेख चार्ल्स मेसन ने किया। किसने किया? चार्ल्स मेसन 1826 में किया। कब किया था? 1826 में हड़प्पा शब्द का उल्लेख चार्ल्स मेसन ने किया। सबसे पहले इसका खाका कौन तैयार किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। किसने किया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। 1861 ईस्वी में लगभग में किया था। तो सबसे पहले मानचित्र तैयार किया अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण ये विभाग है। ये कौन सा विभाग है? तो स्थलों की खुदाई करने का कार्य है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का काम है। तो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का जनक कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे उस समय। अभी जब 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई, उस समय भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण के जो निदेशक थे वो जॉन मार्शल थे 1921 में। तो 1921 में जॉन मार्शल के निदेशक में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा मोंटगोमरी जिला जो पाकिस्तान में, वहां पर रावी नदी के किनारे, यहां पर रावी नदी के किनारे, कौन सा नदी? रावी नदी के किनारे मोंटगोमरी जिला जो पाकिस्तान में, मोंटगोमरी जिला। तो यहां पर यह हड़प्पा है। यहां पर क्या है? हड़प्पा। तो मोंटगोमरी जिला रावी नदी के किनारे राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोजा गया। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो यहां पे खोजा गया। कहां पे खोजा गया? यहां पर। तो ये कौन सा नदी था? तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। नेक्स्ट ये खुदाई हुई 1921 में, ये खुदाई हुई 1922 में। इसने 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोजा। 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया। ये खोजा गया मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में। ये खोजा गया लड़काना जिला पाकिस्तान में, सिंध क्षेत्र के लड़काना जिला में राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई। अब मैंने यहां लिखा है कुछ अन्य सभ्यताएं, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। जब मेसोपोटामिया की सभ्यता की खुदाई की गई थी और मिस्र की सभ्यता की खुदाई की गई थी, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई नहीं की गई थी। तो उस समय सभ्यताओं में से इसे विकसित माना गया। और जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हो गई तो इन दोनों सभ्यताओं से ज्यादा विकसित ये सिंधु घाटी सभ्यता से साक्ष्य मिलती है। ठीक है। रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन पद्धति के अनुसार, तो जो रेडियो कार्बन 14 एक नवीन पद्धति है, उसी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय कितना बताया गया? 2500 बीसी से 1750 बीसी। तो 2500 बीसी 1750 बीसी के समय को सिंधु घाटी सभ्यता का काल कहा जाता। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। केवल 7 सैन्य स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई। सिंधु सभ्यता में बहुत सारे नगरों की खोज खुदाई भी, रंगपुर, लोथल, कालीमंगा, चन्हू, दोड़ो, बहुत सारे खुदाई की। तो उनमें से केवल 7
केवल 7 स्थलों को ही नगर की संज्ञा दी, कितने नगर की संज्ञा दी गई। तो उसमें से पहला कौन था, हड़प्पा, सेकंड मोहनजोदड़ो, इसके बाद खुदाई होती गई चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, धौलावीरा। बाकी बात खुदाई हुई राखीगढ़ी, रंगपुर, मांडा, सुदकांगेडोर, आलमगीरपुर, देमाबाद, ये इन सारे नगरों को नगर की संज्ञा नहीं दी गई। हड़प्पा की खोज हम लोग ने देखा 1921 में मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की खुदाई नेक्स्ट अगले ईयर 1922 में लड़काना, सिंध क्षेत्र के लड़काना जिले में जो पाकिस्तान में है, राखल दास बनर्जी के द्वारा सिंधु नदी के, सिंधु याद रखना, हड़प्पा का रावी नदी और मोहनजोदड़ो का सिंधु नदी किनारे खोजी गई। सिंधु नदी का सहायक नदी कौन है, रावी नदी। ठीक है, यहां से रावी नदी बहती है, ऊपर झेलम नदी, तो सिंधु नदी का सहायक नदी रावी नदी। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे खोजी गई और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे खोजी गई। मैंने कुछ लिखा है कि जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई जॉन मार्शल के नेतृत्व में, तो विशाल स्नानागार मिले। यही विशाल स्नानागार जब मिला तो जॉन मार्शल आश्चर्यचकित हो गए और मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, इन सारी सभ्यताओं से, इन्हीं कारणों से इन्हें अलग सभ्यता और इनसे ज्यादा विकसित सभ्यता मानी जाती है। विशाल स्नानागार, ये विशाल स्नानागार की लंबाई कितनी थी, तो लंबाई मैंने यहाँ लिख देता हूं 11.88 मीटर, चौड़ाई कितनी थी तो 7.01 मीटर, गहराई कितनी थी तो 2.43 मीटर। ये विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई वहां पर मिला विशाल स्नानागार। ये विशाल स्नानागार बेसिकली होती क्या थी, तो आज के वर्तमान में बोली जाए तो स्विमिंग पूल। तो विशाल स्नानागार में नहाते कब थे, तो अनुष्ठानों के दौरान, अनुष्ठान में जाने के पहले विशाल स्नानागार में नहाकर अनुष्ठान या पूजा करते थे। लंबाई थी 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर, ऊंचाई मतलब गहराई 2.43। ये विशाल स्नानागार उत्तर और दक्षिण में उतरने की सीढ़ियां थी। विशाल स्नानागार में अगर नहाने के लिए उतरना है तो उत्तर और दक्षिण में क्या थी, सीढ़ियां बनी हुई थी और बीच में कुंड थे, वहां पर लोग नहाकर अनुष्ठान के लिए जाते थे। नेक्स्ट लिखा अन्नागार, एक अन्नागार मिला मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान। नेक्स्ट लगा नर्तकी की मूर्ति, एक कांस्य की मूर्ति मिली नर्तकी की, डांस करती हुई नर्तकी की, जो अर्ध नग्न मतलब पूरी नग्न मूर्ति थी। यहाँ पे हड़प्पा का देख लेते हैं, हड़प्पा का कुछ प्रमुख साक्ष्य मिला है। तो हड़प्पा में क्या मिला, तो अन्न भंडार मिला। तो अन्न भंडार कितने मिले थे, 12 अन्न भंडार मिले थे। कितने मिले थे, 12 अन्न भंडार मिले थे हड़प्पा में। हड़प्पा में कांस्य मूर्तियां मिली थी। हड़प्पा में क्या मिला, तो मछुआरे का चित्र का साक्ष्य मिला हड़प्पा की खुदाई के दौरान। नेक्स्ट मिला कांस्य गाड़ी, कांस्य गाड़ी मतलब खिलौना की बात कर रहे हैं, तो खिलौना मिला था, कांस्य की खिलौना गाड़ी मिला था मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान। अब हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देख लेते हैं। तो हड़प्पा की सभ्यता का विस्तार देख लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर में कहां तक है, तो उत्तर में मांडा, मांडा एक पड़ता का है, अखनूर जिला में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। और किस नदी किनारे खोजेंगे, तो चेनाब नदी। उत्तर में मांडा, अखनूर जिला, जम्मू कश्मीर राज्य जो अभी फिलहाल केंद्रशासित प्रदेश बन गई है, चेनाब नदी के किनारे खोजी गई। दक्षिण में कहा खोजी गई, दैमाबाद। ये दैमाबाद है क्या, तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में खोजी गई दैमाबाद। मतलब हड़प्पा सभ्यता का विस्तार महाराष्ट्र तक था। ठीक है, और ये महाराष्ट्र किस नदी में, ये दैमाबाद स्थल किस नदी किनारे अवस्थित है, गोदावरी नदी। किस किनारे, गोदावरी नदी। और ये दैमाबाद पड़ता का है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट है पूरब। पूरब में कहा तो आलमगीरपुर स्थल। तो पूरब में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहा था, आलमगीरपुर, ये सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, मेरठ जिला में खोजी गई। इस नदी के किनारे तो हिंडल नदी। किस नदी के किनारे, हिंडल नदी। अब आते हैं पश्चिम में। पश्चिम में कौन सा स्थल है, सुतकांगेडोर। कौन है, सुतकांगेडोर, जो बलूचिस्तान के पाकिस्तान में स्थित है। ये सुतकांगेडोर जो स्थल खोजी गई, किस नदी किनारे खोजी गई, तो दास्क नदी। किस नदी, दास्क, दास्क नदी।
सूतकांगेडोर जो बलूचिस्तान के पाकिस्तान में स्थित है, दास्क नदी के किनारे खोजी गई। तो उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सूतकांगेडोर। और उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। अब देख लेते हैं आगे। हड़प्पा जो सभ्यता थी वो दो भागों में बटी थी। कितनी सभ्यता बटी थी? दो भागों में बटी थी। पहला था पूर्वी टीला और दूसरा था पश्चिमी टीला। क्या था? पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला। इस पूर्वी टीलों की ऊंचाई कितनी थी? कम थी। मान के चलो ये पूर्वी टीला है, इसकी ऊंचाई कम थी और पश्चिमी टीले की ऊंचाई कितनी थी? अधिक थी। तो पूर्वी टीला की ऊंचाई कम ऊंचाई वाले थे, पश्चिमी टीला की ऊंचाई अधिक ऊंचाई वाले थे। पूर्वी टीले को क्या कहा जाता था? तो पूर्वी टीले को नगर टीला कहा है। क्या कहा जाता? नगर टीला। पश्चिमी टीला को क्या कहा जाता था? दुर्ग टीला। पूर्वी टीला को नगर टीला, पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला। तो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी वो दो भागों में विभाजित थी, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला कम ऊंचाई के थे, पश्चिमी टीला इसकी तुलना में अधिक ऊंचाई के थे। पूर्वी टीला को नगर टीला कहा जाता था, पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला कहा जाता था। ठीक है। पूर्वी टीला में जन सामान्य के लोग निवास करते थे, नागरिक, शिल्पी वर्ग या व्यापारी वर्ग के लोग निवास करते थे। पश्चिमी टीला पुरोहित वर्ग के लोग निवास करते थे। ठीक है। एक एक्सेप्शनल है, हड़प्पा के अलावे यहाँ पे धोलावीरा। धोलावीरा एक ऐसा स्थल है जिसमें 3 प्रकार के भाग विभाजित थे। एक पूर्वी टीला था, एक पश्चिमी टीला, एक मध्य भाग था। किसका? ओनली धोलावीरा का। नेक्स्ट देखते हैं नगर कैसा था। मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और बहुत ही प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। इसकी नगर व्यवस्था कैसी थी? तो ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी। मैं शतरंज पद्धति, मतलब शतरंज आपने देखा है कैसे शतरंज ऐसे होता है, तो शतरंज की तरह थी। एक दूसरे पर समकोण पर काटती थी, एक दूसरे पर समकोण पर काटती थी, एक दूसरे पर समकोण पर काटती थी। ये पद्धति जो ग्रिड सिस्टम मैंने लिखा है, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। देखो, एक दूसरे पर समकोण पर काटती थी। इसके बीच में कई कमरे होते थे, कई कमरे होते थे इसके बीच में आंगन होता था, बीच में आंगन होता था। और ये जो भवन था ये ईंट के बने। कैसे? क्या बने होते थे? ईंट के। पाषाण काल में पत्थर के बने होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा जितनी भी सभ्यताएं, जितनी भी खुदाई हुई थी, जितने भवन निकले वो ईंट के बने थे। किसके बने थे? ईंट के। और ये भवन पक्की ईंट के बने। कैसे? पक्की ईंटों के बने थे, पक्की ईंटों के बने थे। इस ईंटों का अनुपात क्या था? इस ईंटों का अनुपात लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात क्या था? 4:2:1। तो 4:2:1 ईंटों का अनुपात। मैंने यहाँ कच्ची ईंट और पक्की ईंट लिखा है। पक्की ईंट से भवनों का निर्माण किया जाता था, कच्ची ईंट से सड़कें और दीवार खड़ी की जाती थी। घर के दरवाजे और खिड़कियां एक दूसरे के सामने खुलते थे। मैंने यहाँ दिखाया है, घर के दरवाजे और खिड़कियां एक दूसरे के सामने खुलते थे। तो घर के दरवाजे और खिड़की एक दूसरे के सामने खुलते थे। एक एक्सेप्शनल है लोथल। क्या है लोथल? लोथल एक ऐसा हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जिसके दरवाजे और खिड़कियां आमने सामने ना खुलकर सड़क की ओर खुलती थी। कहा? सड़क की ओर खुलती थी। तो लोथल एक्सेप्शनल है, सड़क की ओर खुलती। बाकी सभी खिड़की और दरवाजे एक दूसरे के सामने खुलते थे। सामाजिक जीवन कैसा था हड़प्पा सभ्यता के लोग? तो सामाजिक जीवन कैसा था? तो परिवार में रहते थे और समाज मातृसत्तात्मक था। कैसा था? मातृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक था। मातृ देवी की पूजा क्या करते थे? सैंधव सभ्यता अनेक वर्गों में बटा हुआ। कैसा था? अनेक वर्गों में बटा हुआ था। मैंने बताया कि दो भागों में विभाजित था। इसी से अनुमान लगाया इतिहासकारों ने कि सैंधव सभ्यता अनेक वर्गों में विभाजित था। पुरोहित थे जो पश्चिमी टीला में रहा करते थे, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, श्रमिक ये पूर्वी टीला में रहा करते थे। हड़प्पा के लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे या मानते थे। पुरुष देवता कौन थे? पशुपति महादेव। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पुरुष देवता का नाम क्या है? तो क्या नाम है? पशुपति महादेव। नेक्स्ट क्या है?
तो सामाजिक जीवन में हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती और ऊनी वस्त्र दोनों पहनते थे। क्या पहनते थे? सूती और ऊनी वस्त्र दोनों पहनते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग आभूषण का भी प्रयोग करते थे। आभूषण कौन कौन सा पहनते थे? तो सोना चांदी रत्न, इन सारी चीजों के आभूषण बनाते थे और पहनते थे। और आभूषण कौन पहनते थे? तो पुरुष और स्त्री दोनों पहनते थे। मनोरंजन के लिए क्या करते थे? तो मनोरंजन के लिए पासे का खेल खेलते थे, नृत्य करते थे, शिकार करते थे, पशुओं की लड़ाई किया करते थे। एक साक्ष्य और मिला है कि वृक्ष पूजा की भी साक्ष्य मिला है। हड़प्पा सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा भी किया करते थे। किसकी? पीपल की डाली में एक साक्ष्य मिला है, तो वृक्ष पूजा का भी अंकन मिला हुआ है। कृषि किया करते थे? तो गेहूं, जौ, राई, मटर, 9 प्रकार की फसलों का ज्ञान था। किसे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को 9 प्रकार की फसलों का ज्ञान था। गेहूं, जौ, राई, मटर के अलावे तिल और सरसों की भी खेती किया करते थे। कपास पैदा करने का श्रेय हड़प्पा सभ्यता के लोगों को ही जाता है। व्यापार कैसे करते थे? विनिमय द्वारा, एक सामान के बदले दूसरे सामान। तो व्यापार हड़प्पा सभ्यता के लोग विनिमय द्वारा किया करते थे। शिल्प, कलाकारी, कताई के लिए तकलियों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है। कुम्हार के चाक का प्रयोग किया करते थे। मृद भांड का प्रचलन था। मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल, मतलब मृद भांड के द्वारा मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया करते थे। पशुपालन क्या था? तो गाय, बैल, भैंस, बकरी, सुअर। ठीक है। गाय, बैल, भैंस, बकरी, सुअर आदि पालते थे। बाकी रहा कुत्ता, पाषाण काल से ही चला आ रहा है। बिल्ली का भी साक्ष्य मिला, तो कुत्ता बिल्ली इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है। कुबड़ वाला साण मैंने यहाँ लिखा है, तो कुबड़ वाला साण हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोगों का सबसे प्रिय पशु था। तो सबसे प्रिय पशु कौन था? तो कुबड़ वाला साण। नेक्स्ट क्या है? लिपि। क्या है? लिपि क्या थी? तो चित्र लेखात्मक लिपि थी। किस लिए थी? चित्र लेखात्मक। कुछ मिली है, कुछ भाव चित्रात्मक लिपि भी मिली है। ये लिपियां दाएं से बाएं लिखी होती थी। दाएं से बाएं, इस आकार में, सर्पिले आकार में, दाएं से बाएं, यहां से दाएं से फिर बाएं, तो सर्पिले आकार की लिपियां होती थी। सर्वप्रथम इस लिपि का उल्लेख किसने किया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। ठीक है। और किससे संबंध बताया इस लिपि को? तो संबंध बताया ब्राह्मणी लिपि से। इसका संबंध बताया किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। तो हमने देखा ये सिंधु घाटी सभ्यता का फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकेंड वीडियो भी आएगा। तो मैंने देखा सिंधु घाटी सभ्यता 2500 बीसी से 1750 बीसी के बीच में है। ये सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और बहुत विकसित सभ्यता थी। इसके 7 स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई। बहुत सारे स्थल है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सूतकांगे डोल। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता 2 भागों में विभाजित थी, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला। इसकी लिपि थी चित्र लेखात्मक। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसका उल्लेख किया सर्वप्रथम। ठीक है। कृषि मैंने पढ़ा, मनोरंजन के लिए नृत्य, शिकार, पशु की लड़ाई किया करते थे। इसका फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीजों को मैं बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं यह चैनल का नाम दोबारा लिख देता हूं, ऑनलाइन तैयारी। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव देनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। फिर मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे पार्ट में। तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल। जय हिंद।